हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जिस भी भाषा में आप मुझसे जुड़ाव महसूस करते हों उस भाषा के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन है। आशा है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। धीरे धीरे से ही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ पृथ्वीराज रासो से संबंधित। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैंने सभी तथ्य इसमें समाहित किए हुए हैं। आज हम इस पर परिचर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपनी महत्वपूर्ण आपके जो सुझाव हों मुझ तक ज़रूर कमेंट के माध्यम से साझा करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो भी हमारा महत्वपूर्ण तथ्य हमारा सिलेबस है तथ्य अपने प्रकरण को देखेंगे, समझेंगे। ज़्यादा कहानी की ओर ना बढ़ते हुए, कहानी से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी तथ्य इसमें इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसमें समाहित किए हैं, हम उन पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज रासो यह विधि थे जो चंद्रबरदाई द्वारा ये लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो। और ये भी कहा जाता है कि इसमें जो इसके 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं अब तक, और वो 4 जो हैं कि वो सभी प्रमाणित नहीं हैं। जो हम आगे इस पर हम चर्चा करेंगे कौन सी प्रमाणित है, कौन सी अप्रमाणित है, या कौन सा संस्करण इसका बोला जाता है कि यही है या कौन सा नहीं है, हम इन पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रबरदाई पे हम पहले बात करते हैं। चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। ये पृथ्वीराज के सखा थे। और ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ था वो समान तिथि पर हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो भी समान तिथि पर हुई थी। ठीक है, तो ये जानते होंगे आप, जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी जब लेके गए थे, बंदी बनाकर लेके गए थे इन्होंने विजित करने के बाद, तब चंद्रबरदाई भी चले गए थे इनके पीछे, इनके साथ ही। तो वहाँ पर जो शब्द वेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज के थ्रू ये जो ऐतिहासिक जो तथ्य है वहाँ तो ये चीज़ गलत ठहराई गई है, बट जो हमारा साहित्यिक जो हमारा तथ्य है वहाँ ये हमारा मिलता है साहित्य में कि शब्द वेदी बाण के द्वारा चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज को बाण चलवाया गया था, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। बट ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, इतिहास में ये नहीं माना जाता। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ था वो 1225 संवत, ये ध्यान रखिए संवत में है, 1225 में है। और अगर आपको इसे ईस्वी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, -57 करना पड़ेगा आपको संवत में। संवत में -57 करने से ईस्वी प्राप्त होता है, और ईस्वी में +57 करने से संवत प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखें। और अगर हम -57 करते हैं तो लगभग 1168 मिलता है ये। ठीक है, 1168 ईस्वी के लगभग मिलता है कि जन्म हुआ है चंद्रबरदाई जी का, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1249 के आसपास मानी जाती है। तो ये ध्यान रखें। आगे देखिए, चंद्रबरदाई को छपियों का राजा माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न बनता है कि छपियों का राजा किसे कहा जाता है, या छपियों का राजा चंद्रबरदाई को किसने कहा है। तो किसे कहा जाता है, चंद्रबरदाई को कहा जाता है। और किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है चंद्रबरदाई को छपियों का राजा। तो ये दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है। किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है, और किसको कहा है, चंद्रबरदाई को कहा है, और क्या कहा है, छपियों का राजा कहा है। तो ये 3 तथ्य हैं, तीनों ध्यान रखें, महत्वपूर्ण। एग्जाम में सिंगल प्रश्न इसका बनता है। आगे देखिए, पृथ्वीराज तथा चंद्रबरदाई अभिन्न मित्र थे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और इनका जो जन्म और मृत्यु एक ही दिन माने जाते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। ये प्रश्न बन चुका है कि पृथ्वीराज रासो में कितने पृष्ठ हैं, या पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखें। तो पृथ्वीराज रासो जो है 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। ये एनटीए नेट में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में ये प्रश्न बना हुआ है कि कितने पृष्ठों का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ हैं, और यह एक बड़ा ग्रंथ है। आगे देखिए,
इस रचना में 69 सर्ग हैं, ठीक है, सर्ग हैं, और इन सर्गों को क्या बोला जाता है? समय। ये ध्यान रखें, इन सर्गों को समय बोला जाता है। ये प्रश्न बन सकता है कि जो 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासों में, उन सर्गों को क्या बोला जाता है, ठीक है, इन सर्गों को क्या बोला जाता है? समय बोला जाता है, ध्यान रखें। और 18 प्रकार के छंद इसमें मिलते हैं, और जो मुख्य जो छंद इसमें है वह कौन सा छंद मिलता है? छपे छंद, ठीक है। इस छपे छंद को ही कवित्त बोला जाता है, ध्यान रखें, इस छपे छंद को ही कवित्त भी बोला जाता है। छपे छंद और कवित्त दोनों एक ही हैं। अगर छपे मिलता है या कवित्त मिलता है तो ये एक ही बात है। तो पृथ्वीराज रासों में जो महत्वपूर्ण जो छंद है, ठीक है, वह कौन सा है? छपे या कवित्त छंद है, और इसमें 68 प्रकार के छंद मिलते हैं पृथ्वीराज रासों में। कुल छंद इसमें कितने हैं? 16,300 छंद है, जिनमें प्रमुख छंद कौन सा है? छपे छंद है। आगे देखिए, मुख्य छंद जो है यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ समाहित किए हैं, यहाँ पे संकलित समाहित कर रखे हैं मैंने यहाँ पर छंद। देखिए कौन कौन से छपे या कवित्त छंद है। दूहा या दोहा छंद, तोमर, त्रोटक, गाहा, इसे गाथा भी बोला जाता है, ठीक है, गाहा, ठीक है। प्राकृत का महत्वपूर्ण छंद बोला जाता है गाहा को, ठीक है। दोहा किसका है? अपभ्रंश का महत्वपूर्ण छंद है। तो ध्यान रखिए, गाहा प्राकृत का है, और जो दोहा है वह किसका है? अपभ्रंश का महत्वपूर्ण छंद है। ये भी प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश का महत्वपूर्ण छंद कौन सा है या प्राकृत का महत्वपूर्ण छंद कौन सा है। तो प्राकृत का महत्वपूर्ण छंद जो है वह दोहा या दूहा है, और अपभ्रंश का जो है वह दूहा या दोहा है, और प्राकृत का जो है वह गाहा है या गाथा है। आगे देखिए, पृथ्वीराज धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं इसके अंतर्गत। आगे देखिए, इस रचना को शुक-शुकी संवाद पर आधारित बताया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। ये रचना पूरी जो चलती है, इसका जो कथन चलता है वो शुक-शुकी संवाद। शुक जो है वो शुकी से बोलता है, और शुकी जो है शुक से बोलती है, ठीक है। ये जो किसने बोला है इसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है। ध्यान रखें, ये कथन बन सकता है कि शुक-शुकी संवाद पर आधारित पृथ्वीराज ग्रंथ को किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है कि पृथ्वीराज रासो जो है वह शुक-शुकी संवाद पर आधारित है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता इसके अंतर्गत है, ध्यान रखें आप इसको। जलहड़, आगे देखिए, जलहड़ जो थे चंद्रबरदाई जी के पुत्र थे। यह माना जाता है, पुस्तक में ग्रंथों में यह मिलता है कि जब पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया और उनको लेके जाया गया, ठीक है, तो पृथ्वी चंद्रबरदाई ने जो ये पुस्तक लिखी है, पूरी जो पुस्तक है वो चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं लिखी जा सकी थी, क्योंकि वो पृथ्वीराज के साथ चले गए थे जब उनको बंदी बनाया गया था। तो जब ये जो लाइन जो मिलती है, इस लाइन के थ्रू यह कहा जाता है कि जब पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृप काज, कि जब पुस्तक चंद्रबरदाई ने जलहन के हाथों में सौंपी, तब यह उन्होंने उसमें ये नोट भी किया कि पुस्तक जलहन हाथ दे चली गज्जन नृप काज। तो कि आप जब जो है ये गजनी जा रहे हैं, ठीक है, और जलहन के हाथ में पुस्तक देकर चंद्रबरदाई ने, ठीक है। तो ये जो आगे का जो जितना भी डेटा इसके अंतर्गत लिखा गया है, जितना भी वो लिखा गया है जलहन के द्वारा, जो उनके पुत्र हैं चंद्रबरदाई जी के। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रसंग मिलते हैं। आप इन प्रसंगों पर ध्यान दें और ध्यान रखें। ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रसंग पृथ्वीराज रासों में सम्मिलित नहीं है, तो आप इन सबको ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बन सकते हैं कि कौन सा प्रसंग है कि जो पृथ्वीराज रासों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन कौन से प्रसंग मिलते हैं? एक तो आदि पर्व मिलता है, दिल्ली किल्ली कथा मिलती है, अनंगपाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विध्वंस, संयोगिता नेम आचरण, कैमासवध। ये महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा गया है, कैमासवध से रिलेटेड प्रश्न बना है एग्जाम में। षड ऋतु वर्णन, कनवज समय, बड़ी लड़ाई और बाण बंध, ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान रखें। और इसके अलावा जो कनवज समय है, इसमें सबसे बड़ा सर्ग जो है वो कनवज समय का है, सबसे बड़ा सर्ग है ये, ध्यान रखें आप। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? सबसे
सबसे बड़ा सर्ग है कनवज। ध्यान रखें आप इसको। आगे देखिए, अब तक पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं। आप इनको ध्यान रखें कि अब तक जो पृथ्वीराज के जो मिले हैं संस्करण, वो 4 संस्करण मिले हैं। पूछा भी जा सकता है कि अब तक पृथ्वीराज के कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं। तो 4 संस्करण अब तक प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बृहत्त संस्करण है, मध्य संस्करण है, लघु संस्करण है और लघुत्तम संस्करण है। ठीक है, जो बृहत्त संस्करण है यह उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। महत्वपूर्ण प्रश्न में ये बन सकता है, बृहत्त संस्करण जो है उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अलावा मध्य संस्करण में 7000 छंद हैं और यह बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बृहत्त संस्करण उदयपुर संग्रहालय में और जो मध्य संस्करण है यह बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद लघु संस्करण आता है, इसमें 19 सर्ग हैं और यह इसमें 3500 छंद हैं। ये भी ध्यान रखिए कि 19 सर्ग हैं और 3500 छंद हैं और यह भी बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो जो दूसरा और तीसरा जो मध्य संस्करण और लघु संस्करण, ये दोनों ही बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद जो पहला है बृहत्त संस्करण या उदयपुर संग्रहालय में है। इसके बाद आता है लघुत्तम संस्करण, इसमें 1300 छंद हैं। ठीक है, और सबसे छोटा संस्करण, सबसे बड़ा संस्करण पहला वाला है। ठीक है, बृहत्त संस्करण सबसे बड़ा संस्करण है और लघुत्तम संस्करण सबसे छोटा संस्करण है। यह मूल प्रति भी मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कौन सी प्रति पृथ्वीराज रासो की जो मूल प्रति मानी जाती है। ठीक है, तो कौन सी प्रति है? इसमें जो लघुत्तम संस्करण इसका है, इस लघुत्तम संस्करण की जो प्रति है यह ही मूल प्रति मानी जाती है पृथ्वीराज रासो की। तो ध्यान रखें आप इसको। आगे देखिए, प्रामाणिकता के आधार पर रचना को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रामाणिकता के आधार पर रचना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक माना जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि अप्रमाणिक मानने वाले कौन है। ठीक है, अप्रमाणिक मानने वाले कौन है, पहले इसे देखते हैं। तो डॉक्टर बुलर, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बुलर ने ही अप्रमाणिक माना है। ठीक है, डॉक्टर बुलर ने ही सबसे पहले इसको अप्रमाणिक माना है। तो डॉक्टर बुलर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको अप्रमाणिक माना है। ध्यान दें आप इनको और याद रखें, क्योंकि इनमें प्रश्न बनता है कि अप्रमाणिक मानने वालों में कौन सा है या कौन से विद्वान नहीं है। तो 3 विद्वान जो प्रमाणिक नहीं मानते या एक विद्वान को जो प्रमाणिक मानता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें आप इनको। तो जो अप्रमाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर बुलर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा जी। देखिए, जो अप्रमाणिक मानने वाले में राम कुमार आर ये भी आ गए, आर से शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें भी आर आ रहा है। ठीक है, आर से शुक्ल और आर के वर्मा। ठीक है, आर रामचंद्र शुक्ल दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बुलर, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और मुरारी दीन, ये सभी क्या हैं? अप्रमाणिक मानने वालों में है। आगे देखिए, प्रमाणिक मानने वालों में कौन है? ग्रियर्सन है, जिन्होंने प्रमाणिक माना है। मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, कर्नल टॉड हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं, हरियौत जी हैं, मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, ये सभी क्या है? प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हरियौत और मोतीलाल मेनारिया, ये क्या है? प्रमाणिक मानने वालों में है पृथ्वीराज रासो को। अगला देखिए, अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन है? अर्ध प्रमाणिक, हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मुनिजिन विजय जी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, ये इनका भी नाम पूछा जाता है कि अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन है? विपिन बिहारी चतुर्वेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी और विपिन बिहारी चतुर्वेदी। और आप इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी का जो नाम है ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण है ये। आगे देखिए, अब हमारा देखिए महत्वपूर्ण जो हमारे कथन है हम उन पे चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बोला? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी, महाकाव्यात्मक है। ठीक है, महाकाव्यात्मक
राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी बोला है पृथ्वीराज रासो को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी बोला है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये कथन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। ठीक है, जो हिंदी के पहले महाकवि पूछे जाते हैं शुक्ल के अनुसार तो वो कौन है, चंद्रबरदाई है। और हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है शुक्ल के अनुसार, तो वो भी कौन है, वो भी क्या है, पृथ्वीराज रासो। या ऐसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य या महाकवि कौन है, तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे पृथ्वीराज रासो से संबंधित। एक तथ्य और भी है इसकी भाषा से संबंधित। ठीक है, ये इसकी भाषा ध्यान रखें आप। इसकी जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल मिश्रित है। ठीक है, डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा इसकी, ये डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा मानी जाती है। और वैसे अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग भी माना है, बट जो सर्वमान्य है वह इसकी जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा मानी जाती है वह डिंगल पिंगल मानी जाती है। डिंगल का मतलब होता है राजस्थानी। ठीक है, इसमें राजस्थानी है और मिश्रित भाषाएं हैं। पिंगल मतलब होता है इसमें श्रृंगारिक। ठीक है, पिंगल मतलब इसमें श्रृंगारिक है, ये ध्यान रखें, डिंगल पिंगल। और डिंगल मतलब होता है वीर। ठीक है, वीर रस से वीर काव्य। पिंगल मतलब होता है श्रृंगार रस से या कोमल काव्य। ठीक है, श्रृंगार जिसमें श्रृंगार प्रधान हो। ठीक है, डिंगल मतलब वीर प्रधान और पिंगल मतलब श्रृंगार प्रधान। तो आप अगर भाषा कोई पूछता है इसकी तो आप ये बोलेंगे डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा, जिसमें राजस्थानी भाषा इसमें मिश्रित है। इसमें क्या है, अपभ्रंश के ठीक है शब्द मिलते हैं। ठीक है, और इसमें राजस्थानी शब्द हैं, तो ये डिंगल पिंगल भाषा कहलाई जाती है। ठीक है, ब्रज के भी इसमें शब्द समाहित हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही है और मिलते हैं अगली वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आप सभी का। ऐसे अपने परिवार को बढ़ाते रहें और हमसे जुड़े रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।